नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों, आज हम अपने दूसरे वीडियो को लेके आए हैं चैप्टर 1 के इक्विटी डेरिवेटिव्स के। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स की हिस्ट्री के बारे में, एंड आज हम क्या स्टडी करेंगे देख लेते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने चैप्टर के इंडेक्सेस पे। फर्स्ट हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, सेकंड हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स मार्केट हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन। नाउ आज हम पढ़ेंगे इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो चलते हैं पेज नंबर 11 पे और स्टडी करते हैं सेक्शन 1.3 को। तो आ गए हम इंडियन डेरिवेटिव्स के सेक्शन पे, सेक्शन 1.3। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट एज एन इनिशियल स्टेप टूवर्ड इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया, सेबी सेटअप ए 24 member committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta on November 18, 1996 to develop appropriate regulatory framework for derivatives trading in India। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया में सेबी ने 24 मेंबर्स की कमेटी बिठाई थी डॉक्टर एल.सी. गुप्ता की चेयरमैनशिप में 18 नवंबर 1996 को, ताकि एक अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो सके डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन मार्च 17, 1998। तो 17 मार्च 1998 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, रिकमेंडिंग दैट डेरिवेटिव्स शुड बी डिक्लेयर्ड एज सिक्योरिटीज सो दैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज कुड आल्सो गवर्न ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। ताकि 17 मार्च 1998 को जो रिपोर्ट सबमिट करी गई थी उसमें यह रिकमेंड करा गया था कि डेरिवेटिव्स की जो मार्केट है उसको एज ए सिक्योरिटीज डिक्लेयर करा जाए और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करा जाए, ताकि वो एक रेगुलेटरी के अंडर उसकी गवर्नेंस में ट्रेड किए जा सकें। Subsequently, SEBI set up a group in 1998 under the chairmanship of प्रोफेसर J.R. वर्मा। तो 1998 में एक और कमेटी सब्सिक्वेंटली सेबी सेटअप ए ग्रुप इन, तो एक ग्रुप बनाया गया चेयरमैन प्रोफेसर J.R. वर्मा की रिकमेंडेशन से, टू रिकमेंड मेजर फॉर रिस्क कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। तो कितना रिस्क रहेगा उसकी वैल्यूएशन के लिए एक ग्रुप बनाया गया। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1998। तो अक्टूबर 1998 में एक और रिपोर्ट सबमिट की गई। इट वर्कड आउट द ऑपरेशनल डिटेल ऑफ मर्जिंग सिस्टम मेथडोलॉजी फॉर चेंजिंग इनिशियल मार्जिन्स, मेंबरशिप डिटेल्स एंड नेटवर्थ क्रिएशन, डिपॉजिट्स रिक्वायरमेंट एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी उसके मुताबिक मार्जिन सिस्टम, मेथडोलॉजी फॉर चेंजिंग इनिशियल मार्जिन, मेंबरशिप डिटेल, नेटवर्थ क्राइटेरियन, डिपॉजिट्स रिक्वायरमेंट एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशंस रिक्वायरमेंट, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे सबमिट करी गई। इन 1999 द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA was amended to include derivatives with the domain of securities, and regulatory framework was developed for governing derivatives trading। तो 1999 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट एक लाया गया जिसमें डेरिवेटिव्स को एज ए सिक्योरिटी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ बनाया गया ताकि डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग को गवर्न किया जाए। इन मार्च 2000 गवर्नमेंट रिपेल्ड ए 3-decade-old notification
विच प्रोविट फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। तो मार्च 2000 में एक गवर्नमेंट ने जो काफ़ी दशकों से पुराना तरीका चला जा रहा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसे ख़त्म करा। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग को बंद करा गया। द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स स्टार्टेड इन इंडिया इन जून 2000। तो जून 2000 में जो है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग स्टार्ट की गई विद सेबी परमिटिंग बीएससी एंड एनएससी टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट टू बीइंग विद सेबी अप्रूव ट्रेडिंग in index future contracts based on Nifty and Sensex which commenced trading in June। तो जून 2000 में सेबी के परमिशन से बीएससी और एनएससी के अंदर डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग स्टार्ट की गई निफ्टी और सेंसेक्स के थ्रू, जो कि जून 2000 में आई। लेटर ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन कमेंस्ड इन जून 2001। तो जो इंडेक्स के ऊपर ट्रेडिंग आई थी डेरिवेटिव्स की, वो जून 2001 में आई थी। एंड ट्रेडिंग इन ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल स्टॉक कमेंस्ड इन जुलाई 2001। तो जुलाई 2001 में स्टॉक्स के ऊपर ऑप्शंस की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स स्टार्टेड इन नवंबर 2001। तो स्टॉक्स के ऊपर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होना स्टार्ट हुए थे वो नवंबर 2001 में हुए थे। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MSEI स्टार्टेड ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इन फरवरी 2013। तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो थी इंडिया की MSEI, उसमें जो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी फरवरी 2013 में हुई थी। प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट्स के प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पहले यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स रहेंगे। सबसे पहले जो है फॉरवर्ड प्रोडक्ट्स था। तो फॉरवर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आज इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस दैट इज़ प्री डिसाइडेड ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये सिर्फ 2 पार्टीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बाइंग और सेलिंग का। जो भी प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा है अंडरलाइंग एसेट जिसे हम बोलते हैं, उसका जो फ्यूचर डेट डिसाइड होता है वो इन 2 पार्टीज़ के बीच में ही डिसाइड होता है। और उसका जो प्राइस डिसाइड होता है कि किस प्राइस को वो टच करेगा या अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, वो भी इन दोनों पार्टीज़ का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। Both the contracting parties are committed and are obliged to honor the transaction irrespective of price of the underlying asset at the time of delivery। तो दोनों जो पार्टीज़ हैं उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कमिटमेंट होती है अंडरलाइंग एसेट के प्राइस को लेके, उसकी ट्रांजैक्शन को लेके। Since forwards are negotiated between 2 parties, the terms and conditions of contracts are customized. These are over the counter contracts। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये नेगोशिएट हो सकते हैं 2 पार्टीज़ के बीच में, और ये कस्टमाइज होते हैं, अपने तरीके से ये मैनेज कर सकते हैं ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बेसिकली अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंपली एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मान लीजिए कि 2 दोस्तों के बीच में किसी चीज़ को लेके एक कंडीशन आ जाती है कि भाई मान ले आज की डेट में एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज़ है। एक दोस्त कहता है कि इसका प्राइस डाउन जाएगा, दूसरा दोस्त कहता है इसका प्राइस अप जाएगा। वो दोनों आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भैया जितना नीचे जाएगा उतना मैं दूंगा, जो विनर साइड में अप साइड के लिए। जो लॉस साइड में वो कह रहा है कि अगर अप जाएगा तो जितना प्राइस वो अप जाएगा वो मैं दूंगा। तो ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो इस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डील होता है, और किसी भी एक्सचेंज में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में ट्रेड नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट आ गया फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड एक्सपेक्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज rather than being negotiated directly between 2 parties. Indeed,
वी मे से फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है या प्योर प्रो वर्जन हम कह सकते हैं इसको। इसमें जो डील हो रही है वो सिर्फ दो पार्टीज़ के बीच में नहीं हो रही, इसमें एक रेगुलेटेड वे में एक्सचेंज के थ्रू डील हो रही है, जिसमें कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगी डायरेक्टली दो पार्टीज़ के बीच में। और जब भी चाहे अगर एन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो एनी टाइम कोई भी पर्सन वहाँ से एग्जिट करना चाहे वो कर सकता है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीज़ नहीं होती। अगर एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, जब तक दोनों पार्टीज कमिट नहीं करती तब तक कोई भी एग्जिट नहीं कर सकता। ऑप्शंस के बारे में अब पढ़ लेते हैं। ऑप्शंस एंड ऑप्शन इज ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल the underlying on or before a start date and at a stated price। तो ऑप्शंस जो हैं ये भी फ्यूचर्स की तरह ही इनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट इसमें आपके पास राइट्स तो होते हैं बट ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती। while buyer of options pays the premium and buys the writers seller of options receives the premium with obligation to sell or buy the underlying asset if the buyer exercise his right। तो दोस्तों ऑप्शंस के अंदर क्या है कि अगर आप सेल साइड पे जाते हैं, सेल साइड में आपके पास दो ऑप्शन है, बाय साइड में जाते हैं तो बाय साइड में भी आपके पास दो ऑप्शन है। अब वहाँ पे भी अगर कोई सेल साइड पे जा रहा है वहाँ पे भी एक बायर होगा और एक सेलर होगा, एंड बाइंग साइड में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक बायर होगा और एक सेलर होगा। अब होता क्या है कि ऑप्शंस में जो बायर रहता है उसे सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है, वो प्रीमियम का पैसा देता है, और जो सेलर होता है वो स्टार्टिंग में प्रीमियम बाय करता है। अब दोनों में सिनेरियो क्या रहेगा कि इन केस जो ऑप्शन बायर ने प्रीमियम डिसाइड करा है, अगर एक्सपायरी तक प्रीमियम का प्राइस अप आता है, अंडरलाइंग एसेट्स का प्राइस अप आता है, अगर उसने बाइंग साइड में बाय करा हुआ ऑप्शंस को तो प्राइस अप आता है, तो उसमें जो भी उसके डिसाइडेड प्राइस के अबव का प्राइस होगा वो उसको प्रॉफिट है। अब शॉर्टली हम इसे इस तरह से समझ लेते हैं कि मान लीजिए 10 लाख की एक प्रॉपर्टी है, आप उसे सिर्फ 10,000 दे के बुक कर लेते हैं, और आपका मानना है कि जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है उसका प्राइस 11 लाख जाएगा। वहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस अगर 11 लाख चला गया, आपने 10,000 दिया था, आपको 10,000 के पीछे 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, जो 10 लाख के ऊपर का अमाउंट होगा वो आपका होगा। अगर वो प्राइस 11 लाख नहीं जाता तो उस केस में आपका जो नुकसान होगा वो लिमिटेड होगा। फ्यूचर्स में क्या होता है कि जितना आपके प्रॉफिट के चांसेस है उतने ही आपके लॉस के चांसेस है। ऑप्शंस के अंदर आपका लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बट फ्यूचर्स में क्या है कि प्रॉफिट भी इक्वल है, लॉस भी इक्वल है। तो ऑप्शंस में ज़्यादा डीपली हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। स्वैप्स, ए स्वैप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन future according to a pre-arranged formula. Swaps are broadly speaking series of forward contracts. Swaps help market participants manage risk associated with volatile interest rate, currency exchange rates and commodity prices. तो स्वैप का जो रहता है फंडा, ये भी ऑप्शंस की तरह ही रहते हैं, बट इनका जो प्राइस डिसाइड होता है वो फ्यूचर्स के अकॉर्डिंगली होता है, और यहाँ पे भी जो डील होती है वो दो पार्टीज़ के अंदर ही होती है सिर्फ। जिस तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में n नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वैसे ही स्वैप और फॉरवर्ड्स में दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेंट दो ही होते हैं, और स्वैप और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, एक्सचेंज के अंदर सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस ही ट्रेड होते हैं। तो दोस्तों, होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।